Hello students, I hope you all are doing very well in this lockdown period. Keep study and smiling. So in the previous video, I have discussed the basic introduction of economics. Now here we are with the first chapter, that is village of Palampur. वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर माना गया है इस चैप्टर में, जिसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आराम से सुकून से बैठिए और अगर वीडियो पे आ गए हैं तो पूरा ही कंप्लीट करके जाइएगा। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूनिट टेस्ट पर्पज़ एज वेल एज फॉर योर नॉलेज पर्पज़ टू। विलेज ऑफ पालमपुर में प्रोडक्शन की एक्टिविटी आपको बताई गई है, यानी कि बेसिक प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है उस विलेज पे या उस विलेज के आसपास भी उससे कैसे डेवलपमेंट होती है, इसी के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। नाउ इफ आई इंट्रोड्यूस यू विद द पालमपुर, सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर। सबसे जो मेन एक्टिविटी है इस गांव में वो है फार्मिंग की, यानी वो है एग्रीकल्चर की। ऑलमोस्ट 75 to 80% of the people in this village are dependent on farming. लोग फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट हैं। फार्मिंग के अलावा भी कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो इस विलेज में लोगों के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। वो है डेयरी के बाद डेयरी प्रोडक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट के बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन क्या होता है? छोटे छोटे गुड्स बनाना, ऐसे गुड्स बनाना जो हम अपने विलेज में यूज़ कर सकते हैं, आसपास के विलेज में यूज़ कर सकते हैं, और हमें किसी दूसरे विलेज या किसी दूसरे सिटी पे या किसी दूसरी स्टेट या कंट्री पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना होगा। ठीक है, जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। तो इस विलेज में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, यानी छोटे लेवल का भी उत्पादन किया जाता है। डेयरी प्रोडक्शन होता है, मिल्क और मिल्क से सारी चीज़ें रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ इस विलेज में 75 to 80% ऑफ द पीपल आज भी किस में इंगेज्ड है? फार्मिंग में है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको ले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि पालमपुर इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। यानी ये जो आपका विलेज है पालमपुर, ये पालमपुर जो है कि बहुत अच्छी से कनेक्टेड है आसपास के विलेज यानी आसपास के गांव से और आसपास के कस्बे से यानी टाउन से। तो टाउन्स और विलेज दोनों से बहुत वेल कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो एक विलेज का नाम स्पेशली दिया हुआ है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, और उस विलेज का आपका नाम है रायगंज एक विलेज है। वो विलेज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और उस रायगंज से थोड़ी सी दूर पे एक टाउन है जिसका नाम है शाहपुर। ठीक है, क्या मैंने बताया कि पालमपुर इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द विलेज एंड टाउन। एक विलेज का इसमें नाम भी दे दिया है रायगंज, किताब में देखिएगा, और रायगंज से थोड़ी ही दूर पे शाहपुर एक कनेक्टेड टाउन है। और पालमपुर से रायगंज या पालमपुर से स्पेशली शाहगंज जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वेल कनेक्टेड रोड्स भी हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एज इन की बुलक कार्ट्स। ठीक है, बोगीज कहते हैं जो बफेलो होती है, और बफेलो के पीछे जो वुडन कार्ट लगा होता है उसको हम बोगीज कहते हैं, या उसी को हम बुलेट कार्ट्स आपको पता है। ठीक है, इसके बाद इवन जीप, ट्रैक्टर, ट्रक जैसी चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्वाइट कन्वीनियंट फ्रॉम पालमपुर टू शाहपुर टाउन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं आपसे बात करूँ, इसके आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि इस विलेज में टोटल 450 फैमिलीज हैं। द पालमपुर कंसिस्ट टोटल 450 फैमिलीज, एंड आउट ऑफ 450 फैमिलीज 80% of the families belong to upper caste, okay, and remaining family belongs to lower caste. Those are called SC, STs, or those are called Dalit. ठीक है, ये इस विलेज की कहानी है कि ऑलमोस्ट 450 फैमिली के आसपास इस
परिवार है इस गांव में, और इस 450 फैमिलीज़ में 80% लोग ऑलमोस्ट कहाँ के हैं, तो अपर कास्ट के लोग हैं, एंड रिमेनिंग 20% ऑफ द पीपल्स बिलोंग्स फ्रॉम लोअर कास्ट। सो इफ़ यू कैलकुलेट तो ऑलमोस्ट लगभग 300 या 300 के ऊपर थोड़ा बहुत अपर कास्ट के लोग हैं, और 150 या 150 से नीचे लोअर कास्ट की फैमिली आपकी रह रही है। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस थोड़ा सा आपको बताया है क्या कि द 80% बिलोंग्स टू अपर कास्ट, इनके पास कुछ लोगों के पास इसमें से अच्छी अच्छी मकानें हैं, कुछ लोगों के पास सीमेंट प्लास्टर की हुई मकानें हैं, कुछ लोगों के मकान अच्छे खासे पेंट है, और जो दलित हैं, जो SC STs हैं, वो विलेज के किसी एक अलग से साइड के कॉर्नर में जाके रहते हैं, और उनकी मकान उतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड, वेल बिल्ट नहीं है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द अपर कास्ट पीपल, यानी वो लोग अपर कास्ट पीपल के खेतों में फार्मिंग का काम करते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। आगे अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन की बात कर लेते हैं पालमपुर में, तो वो भी बहुत अच्छा है। यानी यूँ कहा जाए तो द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन द पालमपुर विलेज इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरिगेशन यानी सिंचाई, तो इरिगेशन की भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है पालमपुर में, क्योंकि एक तो ये वेस्टर्न यूपी का एक गांव माना गया है, तो वेस्टर्न यूपी के गांव में या पंजाब में, हरियाणा में, ये जो क्षेत्र है यहाँ इरिगेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो पालमपुर की भी कंडीशन यही है कि यहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। अब इरिगेशन अच्छे परफॉर्म होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आपको पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा। ठीक है, और उसे अच्छे तरीके से करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। खैर वो थोड़ा सा बात का कंसेप्ट है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। तो एक बार मेरे साथ आप रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट में हमने पढ़ा क्या क्या। सी, पालमपुर इज अ विलेज ऑफ वेस्टर्न यूपी। इट इज हाइपोथेटिकल विलेज। इट इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर यू ऑल गाइज। Next, the village had well developed roads connected to village and different towns. One of the village is Raiganj, and one of such town is Shahpur, which is well connected with the quite convenient transport system. Clear है यहाँ तक पढ़े? इसके बाद हमने पढ़ा that farming is the main activity of Palampur, followed by some small scale industries, transport facilities as well as some dairy production. अच्छा, इसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे, so the total family which reside in the village Palampur is 450, and out of them almost 80% or little less or more than families belong to upper caste. They have well developed buildings with paint and cement plastering, and on the other hand some Dalits and SC STs houses are there. They live at the side of the village, at the corner of the village, and their houses are not so much developed. Their houses are not so much built with cement plastering, and they are also highly dependent on the upper caste families. Next, the last point we have studied, electricity and irrigation. So the facility of electricity as well as irrigation is quite good. It is quite comfortable. The situation is quite comfortable with the people living there. All right guys, the next important point is about the education sector and health sector in Palampur. That what was the situation of education and health sector in the village Palampur. So the village consists 2 primary schools, 1 high schools, 1 PHC, that is primary health center, which is being built by constructed by government, and 1 private dispensary is also where the sick people are treated. ठीक है, इस जो पालमपुर विलेज है यहाँ 2 प्राइमरी पाठशाला भी है, एक हाई स्कूल तक की पाठशाला भी है, इसके बाद एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनको PHC कहा जाता है, जो गांव में होते हैं, तो ये अस्पताल भी है। और इसके साथ साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी बना हुआ है जहाँ बीमार लोग का इलाज किया जाता है। तो ये एक पहला टॉपिक था जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा पालमपुर के बारे में। इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप जो भी मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, लेक्चर के बाद आप एक बार बुक ज़रूर पढ़िएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, एंड इफ समथिंग रिमेन्स to the up to the lecture I have taken, if you have any doubts or any confusion, so please do comments. ठीक है, this is my second channel on which I am uploading the videos, so because in this channel the videos will be quite
इफिशिएंट टू यू, बहुत जल्दी जल्दी इस पे वीडियो आएगा, तो कमेंट करके आप अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। या जो दूसरा वाला चैनल है जिसमें मैं बहुत जल्दी ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो लाने वाला हूं, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके पूछिए या कमेंट करके ये बता दीजिए कि नहीं वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कमेंट नहीं आता है तो थोड़ा सा ये डाउट रह जाता है कि आप समझे हैं कि नहीं, क्योंकि वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई जा रही है और किसी के लिए नहीं बनाई जा रही है इस पीरियड में। तो खैर, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पालमपुर का कंप्लीट किया जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, इजाज़त है जी? तो आपकी अनुमति है तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करेगा। व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आप क्लास 9th में हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि द थिंग्स ऑन द टर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बनाई जाती है, ये गुड्स एंड सर्विसेज, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इस टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ही नतीजा होता है। जैसे कोई भी गुड्स का आप एग्जांपल लीजिए या कोई भी सर्विसेज का एग्जांपल लीजिए। गुड्स का मतलब जो टैंजिबल हो सकते हैं, जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, जैसे मार्कर, दिस इज एन गुड। शर्ट मैंने पहनी हुई है तो दिस इज एन गुड। ठीक है, मेरे रूम में फैन है, चल तो नहीं रहा है अभी, बंद किया हुआ हूँ, लेकिन फैन इज ऑल्सो अ गुड। सर्विस जो अभी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ बेटा, इस समय आप देख रहे हैं मुझे, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्विस। क्लास में भी मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ सर्विस। आप सिनेमा हॉल जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो डैट इज अ सर्विस। आप 8 घंटे बैठ के स्कूल में पढ़ते हैं, डैट इज सर्विस। आप बैंक में जाते हैं, लाइन लगाते हैं, अपने काम को करते हैं, बैंक आपको सर्विस दे रहा है। क्लियर? तो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, ये जो टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ही वजह से होता है। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर ना हो तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बनाना पॉसिबल नहीं होगा। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे टोटल आउटपुट बनता है? तो 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स। ओके, व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज लैंड, द सेकंड वन इज लेबर, the third one is capital, and the fourth one is organization, or the fourth one is entrepreneurship. Entrepreneurship और organization, ये आपका जो है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ही मदद से प्रोडक्शन आपका हो पाता है। ले लो एग्जांपल, ले लो ना। जैसे मान लो कि आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है, सपोज आई हैव टू प्रोड्यूस दिस मार्कर ओनली, तो मार्कर के लिए आपको प्रोडक्शन कहाँ करोगे? हवा पे तो नहीं करोगे ना, ज़मीन पे ही करोगे। ज़मीन पे ही अपनी फॉर्म लगाओगे, ज़मीन पे ही फैक्ट्री लगाओगे, तो लैंड चाहिए। व्हाट इज़ लैंड? लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस नेचुरल रिसोर्स का आपको यूज़ करना होगा। इसी नेचुरल रिसोर्स पे आपको अपनी फॉर्म बनानी पड़ेगी, आपको अपना जो है कि फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। किस चीज़ की? मार्कर की। तो लैंड इज़ अवेलेबल। लैंड, बिना लैंड के तो चीज़ें पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट, लेबर। नाउ लेबर कौन है? लेबर इन्हें कहिए या इन्हें एम्प्लॉयज़ कहिए, तो बिना लेबर या एम्प्लॉयज़ के काम होने वाला है नहीं। ठीक है, मैंने मार्कर बनाने का सोच लिया, लेकिन जब तक मार्कर बनाने के लिए मेरे पास 10-20 लोग होंगे नहीं, 50 लोग होंगे नहीं। जैसे मार्कर का जितनी डिमांड होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो ज़्यादा लोग चाहिए, कम प्रोडक्शन करना होगा तो कम लोग चाहिए। लेकिन भाई लोग चाहिए, लोग चाहिए। बात समझ में आ रही है ना मेरी? तो कहीं ना कहीं हमें लेबर या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए। जब तक हम लेबर या एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं फुलफिल करेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। द थर्ड वन इज कैपिटल। Capital means the money which is introduced in the business for the first time. कैपिटल यानी पूंजी, जो हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं फर्स्ट टाइम, उसे कैपिटल कहते हैं। खैर, यहाँ कैपिटल का 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक फिक्स्ड कैपिटल आपकी बुक में दिया है, एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। नाउ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज इट? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कि जो भी हम पूंजी लगाते हैं फिक्स्ड एसेट में लंबे समय के लिए। फिक्स्ड एसेट का मतलब मशीन आप खरीदेंगे, भाई मार्कर बनाना है तो मशीन चाहिए, जनरेटर में भी चाहिए आपको, इस तरह के फिक्स्ड एसेट, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। तो ये जो भी आप फिक्स्ड एसेट में खर्चा करते हैं, जो 1 साल से या कई साल ये लगातार चलती है, प्रोडक्शन के यूज़ में आती है, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब वैसा कैपिटल जो हम पैसा लगा रहे हैं, जो साल भर से कम के टाइम में यूज़ हो जाता है। यानी
अगर इस मार्कर को बनाने के लिए एक हम मशीन खरीदते हैं बड़े से, जो बहुत साल तक यूज होगा प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो उसे फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे। लेकिन इस मार्कर को बनाने के लिए अगर हम इंक कहीं से लाते हैं, सप्लाई करते हैं, सप्लाई लेते हैं, मतलब उसे मार्कर में डालेंगे ना, तो वो इंक वगैरह वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर क्या है, यूज हो जाना है, तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो कैपिटल इज ऑल्सो नीडेड। जब तक आप बिजनेस में कैपिटल नहीं लगाएंगे तब तक आपको क्या है, कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं, बिजनेस आपका नहीं रन करेगा। नाउ लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एक नया वर्ड है, ये वो पर्सन होता है जो इस बिजनेस को रन करता है। द पर्सन हु रन्स द डेली business affairs, who manages the business, that person is called entrepreneur or that term is called entrepreneurship. क्लियर बात। तो अगर मेरे पास, मुझे प्रोडक्शन करना है मार्कर का, मेरे पास ज़मीन भी अवेलेबल हो, मेरे पास लेबर भी अवेलेबल हो, मेरे पास कैपिटल तक अवेलेबल है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है या मैं खुद ऐसा तैयार ही नहीं हूँ बिजनेस चलाने के लिए, तो वो बिजनेस तब तक नहीं चल सकता है। तो इन्हीं चारों चीज़ों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन मिलेगा। लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए। ये आपका टोटल आउटपुट यानी कि टोटल प्रोडक्शन जनरेट करता है मार्केट में। बात क्लियर हो रही है ना जी। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें बता दें आपको कि इनका रिवार्ड क्या क्या होता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब कि जैसे समझो कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, क्लास 9th, खैर मुझे बहुत याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आई रियली डोंट रिमेंबर। चलिए, मैं भास्कर प्रताप सिंह, एक लड़का है नटखट सा, तो मैं उसका अगर नाम ले लेता हूँ भास्कर, और एक उसका दोस्त भी था कोई गुरा सा, क्या नाम था आई डोंट नो। तो वो भास्कर प्रताप मान लीजिए कि आते हैं मेरे पास। भास्कर प्रताप comes to Vaibhav Tripathi and he just requested that he has to produce now marker. Now Bhaskar has to produce marker. Now what will happen? Suppose I am going to give him land. मैंने उन्हें लैंड दिया भास्कर को मार्कर बनाने के लिए। सोसाइटी से उन्होंने कुछ लेबर हायर किए, कुछ लोगों ने उन्हें कैपिटल भी दिया, और वो खुद एंटरप्रेन्योर हैं क्योंकि वही बिजनेस चलाएंगे। तो जो मैं लैंड दे रहा हूँ भास्कर को, मैं लैंड के बदले में कुछ ना कुछ चार्ज करूँगा, यानी ये लैंड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी। और प्रोड्यूस क्या करती है, तो लैंड प्रोड्यूस करती है रेंट, यानी किराया। मैं भास्कर को अगर ज़मीन दिया हूँ तो ज़मीन के बदले में मैं उनसे क्या लूँगा, किराया लूँगा। नाउ लेबर, जो भास्कर ने मार्केट से लेबर हायर किए हैं, उन लेबर को वो क्या देंगे, वेजेस देंगे, या उन एम्प्लॉयज़ को वो क्या देंगे, सैलरी देंगे। लेबर के लिए वेजेस होता है, एम्प्लॉय के लिए सैलरीज होती है। उन्हें पैसा देंगे क्योंकि उन्होंने मार्कर बनाया, वो लोग मार्कर बनाने में बेसिकली हेल्प कर रहे हैं। थर्ड इज कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। कोई पर्सन अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उस कैपिटल के बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। तीसरा और लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अगर भास्कर सक्सेसफुली मार्कर बना के और मार्केट में बेचना चालू कर देते हैं तो मिस्टर भास्कर, और आई शुड से मास्टर भास्कर, विल रिसीव प्रॉफिट, ही विल रिसीव द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। ऑलराइट, चलिए, तो ये सेकंड टॉपिक था, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मूविंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। अब चूंकि 75% लोग, मैंने आपको बताया कि फार्मिंग में इंगेज्ड हैं, तो अब फार्मिंग किस तरह से परफॉर्म की जा रही है पालमपुर में, इसको भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसमें आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है आपकी बुक्स में। तो फार्मिंग इन पालमपुर में नंबर 1 जो पॉइंट है, दैट इज लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है, कि ज़मीन जो पालमपुर में है वो फिक्स्ड है। अब इस ज़मीन, ये जो फिक्स्ड लैंड है, इस पे प्रोडक्शन बढ़ाना है। देखिए होता क्या है एक्चुअली, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि सपोज करिए कि ये विलेज है, उसकी लैंड है, एंड सपोज कि किसी विलेज में पॉपुलेशन जो है कि वो 200 पीपल्स की थी, 200 लोग की जनसंख्या थी। लेकिन कुछ समय बाद ये जनसंख्या बढ़ेगी। आपको बात समझ में आ रही है? 300 होगी, 400 होगी, 500, 600 होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। द पीपल विल गेट मैरिड एंड जनसंख्या आपको पता है कि बढ़ जाएगी। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी इस गांव में, लेकिन लैंड तो नहीं बढ़ा, लैंड तो उतना ही रहा, क्योंकि आप बगल वाले लैंड पे कब्जा नहीं ना कर सकते हैं, बगल वाला लैंड कोई और गांव होगा। बात समझ में आ रही है? तो ज़मीन तो उतनी ही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई। तो हुआ क्या कि इस लैंड पे पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया। इस पॉपुलेशन प्रेशर को बढ़ते हुए देख के फार्मर्स को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे समझो यार, तुम्हारे घर में 3 लोग थे,
और सपोज करो कि 25-30 हज़ार रुपये भी अगर मंथली कोई भी पर्सन अर्न करता है तो आप ठीक है, क्वाइट ठीक ठाक है, चीज़ें चल जा रही हैं, कोई बहुत इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली मेंबर्स 15-20 हो गए और इसके बाद 25-30 हज़ार में चलने वाला काम भाई नहीं है, सारे लोग को कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, या मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शुड हैव टू वर्क फॉर द बेटर लाइफ, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर गुडविल, और उनके अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो सेम इज हेयर विद द विलेज पालमपुर कि लैंड तो उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ कि सिंस फ्रॉम 1960 द विलेज द लैंड हैज़ नॉट बीन इंक्रीज्ड। 1960 के बाद से कभी भी पालमपुर में ज़मीन बढ़ी नहीं है। हाँ, कुछ वेस्ट लैंड जो थे, उस वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड में चेंज करने की कोशिश की गई है। वेस्ट लैंड कौन लैंड होते हैं? वो लैंड होते हैं जिसपे एग्रीकल्चर या जिसपे फार्मिंग नहीं प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। वो ग्रेजिंग के लिए होते हैं, यहाँ की जानवर उस पर जाके जो है कि चरगाह वाला काम कर सकते हैं, चारा खा सकते हैं, या फिर वो ऐसे ही ज़मीन है उस पर कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो वैसे ज़मीन को कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ ज़रूर थोड़ा बहुत किया गया है, बट अगर ओवरऑल देखें तो लैंड बहुत बड़ी नहीं है। अच्छा, लैंड नहीं बढ़ी है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको हम चर्चा करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। खैर, उससे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स जो है कि पालमपुर के लोग प्रोड्यूस करते थे। तो द पीपल, द फार्मर ऑफ द पालमपुर वर फोकस्ड ऑन द मल्टीपल क्रॉपिंग। ये मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? इन अ ईयर 2 और मोर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। किसी एक साल में, किसी एक साल के अंदर 2 या 2 से अगर ज़्यादा जो है कि क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है सेम पैच ऑफ लैंड पे, सेम अमाउंट ऑफ लैंड पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे, तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अब आपको बताएं कि 3 सीजन्स होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के। 3 तरह का क्रॉपिंग पैटर्न होता है हमारे इंडिया में। एक सीज़न जिसे हम कहते हैं राबी सीज़न, दूसरा जिसे हम कहते हैं खारिफ सीज़न या खरीफ सीज़न, और तीसरा जिसे हम कहते हैं जैद सीज़न। अब बहुत सारे क्रॉप्स हैं, जैसे राबी सीज़न का एग्जांपल लें तो सबसे जो फेमस क्रॉप आता है वो है व्हीट, गेहूँ, आटा, समझ रहे हो बात। तो ये राबी सीजन्स के क्रॉप हैं। पैडी, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, व्हीट, ठीक है। व्हीट के बाद अगर आप एग्जांपल और राबी सीज़न के लेते हैं तो मस्टर्ड यानी सरसों है, और अगर एग्जांपल हम ले तो व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम यानी चना, पीस यानी मटर। तो ये सारी जो है कि कुछ क्रॉप्स हैं राबी सीज़न के। अगर आप खारिफ सीज़न की बात करेंगे तो पैडी यानी धान, चावल सबसे मुख्य क्रॉप। इसके अलावा देयर इज़ मेज़, ठीक है। मेज़ के अलावा फिर आपके पास ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, उड़द, सोयाबीन, कोकोनट, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें, मूंगफली जो ग्राउंडनट होता है, ये सब प्रोडक्शन आपका खारिफ का है। राबी में एक आध क्रॉप और है, बार्ली। बार्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जौ इज एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। और जैद सीजन वो होता है जिसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, डेट इज कॉल्ड जैद सीजन। अब टाइम मैं आपको बता देता हूँ। राबी सीजन बेसिकली जो व्हीट से आप लिंक करिएगा, कि ये प्रोडक्शन बेसिकली हम ठंडी के समय में, जब जैसे जैसे भारत में ठंडी प्रवेश करना शुरू करती है तो उस समय हम ये प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि मैं यूँ कहूँ कि अक्टूबर नवंबर के मंथ से हम इन्हें सोन करना शुरू करते हैं, और गर्मी के समय में जैसे जैसे भारत में गर्मी आ जाती है मार्च अप्रैल में, उस समय हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। खारिफ ठीक उसका उल्टा है। ये हम जैसे ही भारत में मानसून आना शुरू होता है यानी जून और जुलाई में, तब हम इसे उगाते हैं। जैसे अभी सीजन चल रहा है ना, जुलाई चल रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि पैडी को ग्रोन किया जा रहा है, सोन किया जा रहा है, सोन, ठीक है। और इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है अक्टूबर तक। और जैद जो है ये राबी और खारिफ के बीच का सीज़न होता है। एक्चुअली जैद राबी और खारिफ के बीच का सीज़न होता है, जिसमें मस्क मेलन, ककम्बर, वाटरमेलन यानी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कुछ सब्जियां, ये सारी चीज़ें जैद सीज़न के मुख्य फसलें हैं, जो 2 महीना का ऑलमोस्ट समय होता है, जिसके बीच में राबी और खारिफ के बीच का जो टाइम गैप होता है, इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। तो तीनों की ही तीनों चीज़ें जो है कि पालमपुर के लोग बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करते थे। दे प्रोड्यूस्ड राबी क्रॉप्स ऑल्सो, दे प्रोड्यूस्ड खारिफ क्रॉप्स ऑल्सो, दे ऑल्सो प्रोड्यूस जैद, यानी कि जैद सीजन में ये बेसिकली पोटैटो प्रोड्यूस करते थे। अक्टूबर महीने, नवंबर महीने में ये पोटैटो भी प्रोड्यूस करते थे।
थोड़ा लेट, लेकिन पोटैटो प्रोड्यूस करते थे, राबी खारिफ यानी कि वीट और राइस भी प्रोड्यूस करते थे, और साथ साथ एक क्रॉप और प्रोड्यूस करते थे जिसे हम शुगर केन कहते हैं, शुगर केन भी ये प्रोड्यूस करते थे, और शुगर केन ऑलमोस्ट 1 साल की पूरी फसल होती है। तो ये चारों के चारों क्रॉप्स ये प्रोड्यूस करते थे। अब प्रोडक्शन तो ये कर रहे हैं, और प्रोडक्शन अच्छा भी होता था। अच्छे होने का 2 कारण, पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, बताया मैंने, और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबल ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबल ही नहीं सर, बल्कि सरकार ने ट्यूबवेल्स भी लगाना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सम गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स, पता है गांव में देखे होंगे आप, लाल रंग का जो ट्यूबवेल दिखता है वो सरकारी ट्यूबवेल ही होता है, बड़ा होता है, नहाने में मतलब समझ रहे हैं। और इसका देखा देखी कुछ जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने भी अपने खेत में प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिया था, जिससे अगर रेनफॉल ना बहुत अच्छी हो तो उस इरिगेशन के माध्यम से हम काम चला सकें, क्योंकि पैडी के लिए, राइस के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन चाहिए होता है, तो उसको अगर रेनफॉल बढ़िया नहीं हो पाती है किसी समय में तो हम उसे ट्यूबवेल यानी कि इरिगेशन के माध्यम से फुलफिल कर सकते हैं, और इरिगेशन के माध्यम से तभी फुलफिल करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी हो। अच्छा, दूसरी चीज़ है इरिगेशन, इसी के साथ बताया था, तो इरिगेशन की भी फैसिलिटी अच्छी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और आसपास के क्षेत्र में, जिस वजह से यहाँ पे क्रॉप्स अच्छे प्रोड्यूस्ड होते थे। लेकिन वापस आते हैं हम उसी बात पे कि क्या प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है कि नहीं पालमपुर में, बिकॉज द लैंड इज फिक्स्ड। सो इफ द लैंड इज फिक्स्ड एंड द पॉपुलेशन प्रेशर हैज बीन इंक्रीज्ड, सो इज देयर एनी वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये सेकंड पॉइंट है, बताया था मैं ना 1 2 3 4 5 जो पॉइंट आपके बुक पे है, तो ये सेकंड पॉइंट है कि क्या प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो यस, देयर आर 2 मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। वन इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक तरीका यह है कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग करिए। एक बात बताओ कि ज़मीन है खाली, इस पर हम वीट प्रोड्यूस करते, सिर्फ और सिर्फ राबी सीजन में हम वीट प्रोड्यूस करते, तो केवल अगर हम वीट प्रोड्यूस करते तो होता क्या कि वीट का प्रोडक्शन होता और बाकी समय में क्या है वो लैंड आइडल रहती, यानी कि खाली रहती, उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता। तो कैसे आप पॉपुलेशन प्रेशर को फीड करते? तो लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग लगाना शुरू की, ठीक है, राइस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोटैटो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर केन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक शुगर केन से भी गुड़ वगैरह, जैगरी वगैरह बनना चालू होती है, तो एक अच्छी लाइफ चल रही है। तो एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से प्रोडक्शन पालमपुर के लोग इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो करेंगे, नाउ दे विल इंट्रोड्यूस मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग, और भारत में जो मॉडर्न फार्मिंग है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फेज में आती है, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है भारत में 2 फेज में आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं, और ये हरित क्रांति इंडिया में 2 फेजेस में आता है। द फर्स्ट फेज इज फ्रॉम 1960s to 1970s and the second phase is from 1970s to 1980s. These are the 2 phases in which green revolution has been introduced in India. MS स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन भारत में रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए। नॉर्मन बोरलॉग इसके बेसिकली एक तरह से जनक माने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन के। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। क्रांति का मतलब, रेवोल्यूशन का मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव लाना, और ग्रीन का यहाँ मतलब है एग्रीकल्चर से, क्योंकि आप अगर एग्रीकल्चर कोई भी क्रॉप देखें तो इट इज ऑफ द कलर ग्रीन। तो इस खेती में इस तरह का क्रांति लाना, एकदम से इतना बदलाव लाना, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हालांकि और कंट्रीज में चल रहा था, लेकिन भारत में ये 1960 से 70 के फेज में शुरू हुआ, और 70 के 80 के फेज तक बहुत ही चरम सीमा पे आ गया था। और आज के समय में भी ग्रीन रेवोल्यूशन के ही टेक्निक से हम एग्रीकल्चर करते हैं। बात समझ में आ रही है जी? तो अब अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी? तो 3 चीज़ें इंक्लूड थी। एक तो HYV सीड, दूसरा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड। और जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है मॉडर्न और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज टू बी यूज्ड, और प्रॉपर इरिगेशन। ये तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आता है। ये तीनों चीज़ों का एक सम है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन से बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था इंडिया में। देखिए, इंडिया में इंक्रीज होने का मतलब ये था कि भारत एक एग्रीकल्चरल फर्टाइल कंट्री है। हमारे यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, जिस पे आप प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है।
और खासकर ये फर्टाइल है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में। मैं ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, नॉर्दर्न प्लेन्स जो गैंगेटिक इंडो गैंगेटिक प्लेन से बना है, जहां हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है प्रोडक्शन के लिए। तो जिस वजह से आपको पता है कि हमारे यहाँ भी खेती होती ही है ज़्यादा। तो क्योंकि हमारे यहाँ की सॉइल उस तरह से जो है कि सॉइल क्या करती है कि सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को ग्रो करने में। दूसरी चीज HYV सीड यूज करना है, इसका मतलब है हाई यील्ड वैराइटिंग सीड्स। हाई यील्ड वैराइटिंग सीड्स, पहले आपकी नॉर्मल सीड्स आती थी, सीड्स एक्चुअली बहुत आती भी नहीं थी। पहले क्या था कि जो मैन्योर होता है, मैन्योर समझते हैं जिस काउडंग, तो उस मैन्योर को ही हम यूज़ करते थे, एज ए खाद की तरह यूज़ करते थे, काउडंग को मैन्योर की तरह यूज़ करते थे। और वही थोड़ा बहुत खेत क्या हो गया आपका, फर्टाइल हो गया। या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, आप 8th में पढ़े होंगे कि एक पैच ऑफ लैंड को जला देना, फिर जलाने के बाद शिफ्ट कर जाना ताकि फिर से वो थोड़ा बहुत फर्टाइल होगा। तो ये सब टेक्निक पहले ज़्यादा अपनाया जाता था। अभी क्या है कि हाई यील्ड वैराइटिंग सीड्स हैं। ये सीड्स में ये ताकत थी कि ये प्रोडक्शन को कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी, इन्हांस कर देंगी। लेकिन तभी यूज़ करेंगी जब इन सीड्स के साथ साथ आप फर्टिलाइज़र अच्छा यूज़ करेंगे, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र आप कुछ यूज़ करेंगे। केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स का ही टाइप होता है इंसेक्टिसाइड्स। है क्या बेसिकली ये पेस्टिसाइड कि पेस्ट न लगे, यानी उस एग्रीकल्चर क्रॉप पे कीड़े न लगे, कीट न लगे, तो उस कीट को मारने के लिए कीटनाशकों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसा सीड्स जिससे प्रोडक्शन कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर जाए पहले के कंपैरिजन में, और इसके साथ साथ हमें कुछ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट सिर्फ यही नहीं, ये जो HYV सीड्स है, हाई यील्ड वैराइटिंग सीड्स, इन्हें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन यानी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज़ करना होगा। चाहे हम वीट की बात करें, चाहे हम स्पेशली राइस की बात करें, तो इरिगेशन मेथड होना चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों की मदद से ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसी टेक्निक थी जो प्रोडक्शन को कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर देती थी, स्पेशली वीट और राइस का। और वीट और राइस में भी अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाता था। क्लियर है बात? तो ये दो फेजेस में आया, 1960 टू 70s, 70s टू 80। 60s टू 70s में 3 जगह इसे इंप्लीमेंट किया गया। वन इज पंजाब, एज आई टोल्ड यू, फर्टाइल लैंड। सेकंड इज हरियाणा एंड थर्ड वन इज वेस्टर्न यूपी। अच्छा, वेस्टर्न यूपी से कुछ याद आ रहा है ना? वेस्टर्न यूपी का मतलब ही कि विलेज पालमपुर की बात की जा रही है। तो ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के क्षेत्रों में रिजल्ट देखा गया और रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया। पहले प्रोडक्शन जब ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल यानी इस मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ नहीं किया जाता था, तब उस समय प्रोडक्शन 1300 kg पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन आता था, और इसे यूज़ करने के बाद 3200 kg पर हेक्टर का प्रोडक्शन आने लगा। यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि थ्राइस यानी 3 गुना प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर गया है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आपने प्रोडक्शन देखा कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ग्रीन रेवोल्यूशन में देखें। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, जिस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक से प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और पहला मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अभी तक हम यहीं इस वीडियो को रखते हैं, अभी तक लेक्चर को यहीं रखेंगे। पढ़े क्या? पालमपुर का इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जिस वजह से टोटल प्रोडक्शन होगा। फिर हमने पढ़ा फार्मिंग की क्या कंडीशन है। तो फार्मिंग के कंडीशन में हमने पढ़ा कि ज़मीन फिक्स है तो ज़मीन तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस पॉपुलेशन प्रेशर, याद है ग्राफ ना, पॉपुलेशन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, अरे यही ग्राफ था यार, देख लो, पॉपुलेशन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए 2 टेक्निक्स, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज। तो लेक्चर थोड़ा लंबा ज़रूर था, अगर आपने पूरा देखा है तो थैंक यू वेरी मच, and share to all your classmates also. And one important thing is comment above and please give your suggestions to me that how this lecture can be improved. And second thing that please do share and please do comment that what are your confusions regarding it. So keep studying the book, each and everything will be clear to you because we have taken the lecture. All right, thank you very much for watching the video.